5D and yes 5D inside yes sir. 1 inside 1 whole square divided by 4 v ठीक है। अच्छा इस रेनॉल्ड्स नंबर में जो ये d होता है ये कौन सा d होगा? मैंने रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, फ्लो के लिए कैलकुलेट करना है, इनसाइड द ट्यूब के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये जो d होगा ना ये भी इनसाइड का जो इनर है ना वो होगा। ये याद रखो कि ये जो 4 d है ना उसमें आपने मैच करना होगा और ये बिल्कुल फिजिकली उस ग्राफ से साफ साफ जो है क्लियर हो जाता है कि जहाँ पे फ्लो हो रही है वहाँ पे जो डायमीटर है ना वो di1 है। 1 क्यों लगा है? अंदर में ना फ्लो हो रहा है। i क्यों लगा है? क्योंकि मैं इनसाइड द ट्यूब में इंटरेस्टेड हूँ। ओके ये चीज आपको करना है। ये देखो ये 5di1 सॉरी इसको क्या कहते हैं सिग्मा di1b इस मैटर से मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ ना। सो ये देखो 4 इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा और एक di1 नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे सिग्मा di1 into b रह जाएगा। ठीक है। सो मेरा इंटरेस्ट यही था कि मैं ये करना चाहता था। सो पुटिंग n1 ये मैं अपने लिए जो है ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बात कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये फार्मूला यूज करना चाहें ना तो आप है ना ये देखो ये v जो है ना आप फिर इस इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे। ये देखो सो जब v इस इक्वेशन से आ जाएगा ना ये वाला इक्वेशन ये देखो ये वाला, सो फिर आप इसमें पुट कर लेंगे कि ये टेबल से गिवन होगा। अभी मैं फिर आपको बता दूंगा जब आपने इसकी रीडिंग लेनी हो। और ये तो ऑलरेडी गिवन है फिगर से, ये भी आपने उसी टेबल से लेना है। v आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करें नॉट नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है ना अपने लिए एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखना है ना, मैं तो खुद के लिए सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखता हूँ। सो फिर आपने ये करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास इस चीज की बजाय क्या किया 4 डॉट डिवाइड बाय पाई di1 और नीचे खुद जो है ना विस्कोसिटी म्यू है। सो ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमने अब ये अपने ये जो d है ना ये याद रखना है कि जो इनर डायमीटर ऑफ द इनर ट्यूब है। ठीक है। अब ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं ना, वो जो मैं बता रहा था कि जो मैं भी करना था कि जब एनुलस पे वो एनालाइज करते हैं ना ये फार्मूला लिख लेते हैं लेकिन d के बजाय d लिख लेते हैं, जो कि गलत है। बुक में भी है, बुक में वो di और d नॉट यूज करते हैं, ये d1 वाला कांसेप्ट नहीं है। बुक में जो di और d नॉट यूज करते हैं ना वो इसलिए यूज करते हैं, ये मैंने कसरत में आपके लिए कॉम्प्लेक्स वो बना दिया क्योंकि वो इनर ट्यूब को भी थिन लेते हैं आउटर को भी थिन लेते हैं। और इसने जो ये कहा है ना इसको कहा है di और उसने ये कहा है ना उसको कहा है उसने d नॉट। सो मेरा भी कोई केस है, करा देखो ये या फिर इनर और आउटर एक जैसी है ना तभी उसने di लिया है। लेकिन ये याद रखो ये जो di है ये इनर डायमीटर ऑफ द इनर ट्यूब है। सो अगर आपके पास थिकनेस इन्वॉल्व हो गया फिर आप कंफ्यूज रहोगे लेकिन मैंने ये डायमीटर लेना है या ये लेना है। सो अभी याद रखो कि जो di है ना आप बुक में से जो है ना इसका जो फिगर उसको देख लो वो di उसने इनर डायमीटर ऑफ द इनर ट्यूब को ही कहा होगा। सही है। और ये इनर डायमीटर ऑफ द आउटर ट्यूब को ही कहा होगा जिस तरह आपको आते हैं। ठीक है। अच्छा ये हो गया याद है। अभी फिर आपने ये चीज की करना है। ठीक है कि di1 के बजाय आपने dh लिख लिया और आपने अपने ये रेनॉल्ड्स नंबर इनवर्स को कैलकुलेट कर ये गलत होगा। ठीक है। सो वो फिर मैं बाद में इसको आऊंगा। ठीक है। तो बुक पे जो है उसकी समझ आ गई। ओके ये रेनॉल्ड्स नंबर तो आ जाएगा। सो अगर if Reynolds number is less than 2300 flow is laminar, सही है। और F Reynolds number is greater than 2300 flow is turbulent। इस लेक्चर में इसके रिलेटेड जो भी बातें होना वो मैं बताऊंगा, एक इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। अब देखो बुक में ये लिखा है कि Reynolds number less than 2300 होगा ना सजाब ये पूरा बुक मैंने इसी तरह में सीक्वेंशियल लिखूंगा। ठीक है। बाद में एक पिक्चर बना लेंगे करके फिर लिख लेंगे, सिर्फ समझ लो। ठीक है। एक मैं इस तरह के सीक्वेंस में जाऊंगा फिर तक। सही है। सो बुक में ये लिखा है कि जब ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2300 आ जाए ये फ्लो तो लेमिनार है। लेकिन ये चीजें कि जब 2300 से लेके 3000 तक आ जाए इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि अभी जो है ना क्या लेमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है और फिर जब 3000 से ऊपर हो और वो में कहीं से कहीं के 10,000 लेकिन इससे भी ऊपर मतलब जितना ऊपर हो उसको फिर हम जो है ना टर्बुलेंट जी क्या 2300 की जगह 3000 ये नीचे यस गुड इस तरह करेक्ट करते रहो। ठीक है क्योंकि वीडियो की फिर मसला हो। अच्छा तो ये जो है ना ट्रांजिशन है ये हमारा टर्बुलेंट है। फिर मैं सर के पास गया क्योंकि इसके जो फार्मूला है ना उसमें नीचे साफ साफ कंडीशन
लिखा होता है कि इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10,000। सो अभी क्वेश्चन आता है कि अगर 30 और 10,000 के बीच में आ जाए, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। सो सर ने कहा कि आप जो है ना उसी के लिए भी ये टर्बुलेंट वाला कंडीशन अप्लाई करते रहो। इसलिए आपने ये नहीं देखना कि 10,000 से नीचे है 10,000 से ऊपर है, आपने सिर्फ एक कंपैरिजन करनी है कि 2300 से नीचे है या 2300 से ऊपर है, बाकी आपने कोई बात जो है जहन में नहीं रखनी है, खत्म। सही है। आगे आगे अब अगर लेस देन ये लिमिनार है, उसके लिए भी हम दूसरा वाला केस एक्सटेंड कर लेते हैं कि उसके लिए हमने h किस तरह कैलकुलेट करना है। इसी तरह अगर फ्लो टर्बुलेंट है तो ये वाला हमारा केस है। सो दिस इज आवर केस। और लिमिनार पे फॉर्मूला भी चेंज होगा ना? यस, देखो एनुलस के लिए चाहे टर्बुलेंट हो या लिमिनार हो, ये याद रखो लगा। एनुलस के लिए चाहे टर्बुलेंट हो या लिमिनार हो, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम होगा एनुलस के लिए। इसी तरह ट्यूब के लिए चाहे फ्लो लिमिनार हो या चाहे फ्लो टर्बुलेंट हो, रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला सेम होगा। इसलिए जब मैं अब दूसरा केस लिखूंगा कि लिमिनार फ्लो इनसाइड द ट्यूब, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला यही एग्जैक्टली द सेम अप्रोच है इनसाइड द ट्यूब के लिए। सही। सो लेट्स से हमारा जो केस है ना वो ये आ गया कि रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास 2300 से ऊपर आ गया। अब ये हमने क्या करना है, अब देखो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये करना है जो नसट नंबर है ना, ये सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना होगा। और वो जो नसट नंबर है 0.023 क्या है आपने एग्जैक्ट 0.023 रेंटल नंबर एंड कॉस्ट नेम। अभी ये रेंटल नंबर वो तो आपके पास आ गया है। द ओनली अननोन आर रेंटल नंबर एंड एन। रेंटल नंबर किस तरह कैलकुलेट करेंगे? रेंटल नंबर फ्रॉम टेबल। कौन सा वाला टेबल? आपने जब यहाँ पे रेंटल नंबर कैलकुलेट करना था ना, माफ करो तो क्यों होता है ये होता है, लेकिन आपने म्यू जिस टेबल से लिया है ना उसी टेबल से किया नहीं है, क्योंकि उसी टेबल में निकाल इसके लिए भी है, पीआर भी है, के भी है मेरे को। हाँ के भी सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन अभी तक जो यूज हो रहा है ना मैं वो बता, यहाँ पे यूज हो रहा था सो मैंने टेबल प्रेफर कर दिया, यहाँ पे यूज हो रहा है मैंने टेबल प्रेफर कर दिया। अब जो है ना वाटर के लिए अलग टेबल है, एयर के लिए अलग टेबल है, आई के लिए अलग टेबल है। सो आप जो है ना जो भी आपका इनसाइड द ट्यूब में जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो ना उसी का टेबल निकालो, उसी से ये भी देख लो और उसी से ये भी देख लो। मैं इस तरह कर लेता हूं ताकि आपको समझ में, ये भी टेबल से ये भी टेबल से। ओके। अभी पीआर में अभी एन में क्या लेना है, सो याद रखो ठीक है। अब ये एन जो है ना ये थोड़ा लास्ट में इसको सोचो 0.4 होगा, लेकिन बुक में लिखा है हीटिंग के लिए, अभी मैंने आपको समझाना है। और एन जो है ना 0.3 होगा ना, 3 होगा कूलिंग के लिए। लेट मी कंफर्म दैट 0.3 0.4 इस तरह यस 0.3 ये जो इनसाइड द ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हीट होगा, उसकी हीटिंग होगी। सो जब उसकी हीटिंग होगी ना इसका मतलब ये है हीटिंग किस फ्लूइड की होती है, कोल्ड फ्लूइड की होती है या हॉट फ्लूइड की होती है? कोल्ड की होती है। कोल्ड। जब कोल्ड जो है ना इनसाइड द ट्यूब फ्लो करेगा सो उसमें जो है ना क्या होगा, हीटिंग। इसका मतलब ये है कि जब इनसाइड द ट्यूब में कोल्ड फ्लूइड होगा सो आपने n की वैल्यू क्या लेनी है 0.4। जब वहां पे जो है ना हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा कहां पे इनसाइड द ट्यूब में, सो फिर आपने क्या लेना है 0.3। गुड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नसट नंबर आ गया। अभी जब नसट नंबर आ जाए ना तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, नसट नंबर इज इक्वल टू AF। अब ये d कौन सा वाला होगा, यही वाला। यस, इंटरनल डायमीटर में भी दो होते हैं ना, इनसाइड डायमीटर ऑफ द इंटरनल ट्यूब, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द इंटरनल ट्यूब। इनसाइड डायमीटर ऑफ द इंटरनल ट्यूब लेना है या आउटसाइड डायमीटर ऑफ द इंटरनल ट्यूब, इसमें ये वाला नहीं नहीं ये एनुलस का नहीं मैं बता रहा, ये इनसाइड द ट्यूब वाला है। सो याद रखो कि जहां पे फ्लो होती है वही आपने लेना है। सो इनर डायमीटर लेकिन इनर ट्यूब लेकिन इनर डायमीटर ऑफ इनर ट्यूब वो वाला फिगर मैंने किया वो वाला अच्छा। अब ये भी नॉन है, अच्छा ये h क्या होगा अभी इनसाइड द ट्यूब का मैं बात रहा हूं, h आई जो कि द ओनली अननोन आर h आई h का। सो ये भी आ गया ऊपर से, ये तो अननोन है, ये तो फिगर से और क्वेश्चन से क्यों होगा। अभी के f। सो अगेन जब पे जो तीन मैंने ये ब्लू वाले लगाए हैं टेबल से, ये भी आपको सेम टेबल, ये भी टेबल से ले लो। लेकिन जब टेबल से आपने वैल्यू लेनी है ना वो टेक वैल्यू फ्रॉम टेबल और known average temperature।
क्या मतलब? अगर इनसाइड ट्यूब जो है ना उसमें कोल्ड फ्लूइड है, तो आपने कोल्ड फ्लूइड का एवरेज टेम्परेचर लेना है, मतलब कोल्ड का इनलेट प्लस कोल्ड का आउटलेट डिवाइड बाय 2। अगर इनसाइड ट्यूब में हॉट फ्लूइड है, तो हॉट का इनलेट प्लस हॉट का आउटलेट डिवाइड बाय 2। तो वो जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना, उसी पे आपकी ये सारी वैल्यूज लेनी है। डन? अच्छा, अभी मैंने दूसरे केस में आया है, ठीक है? ये जो दूसरा वाला है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, बिल्कुल आसान है। हाँ अलग एक्सप्लेन करो। ओके, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है, वो नजर नहीं आएगा, आ रहा है? ये हमारे पास जो है हीट एक्सचेंजर का कॉम्प्लेक्स केस हो सकता है। बाज़ औक़ात होता है कि ये इनर ट्यूब थिन होता है, बाज़ औक़ात होता है कि आउटर ट्यूब थिन होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केस है ना उसमें ये होता है कि ये भी थिक होता है, ये भी थिक होता है। सो उसके लिए आपने फिर क्या करना है? ये जो मैंने केस लिखा है ये इसलिए लिखा है ये सारा। ये हमारे पास जो है ना इनर डायमीटर ऑफ द इनर ट्यूब है, ये इनर डायमीटर ऑफ द आउटर ट्यूब है, ये हमारे पास इनर डायमीटर ऑफ द आउटर ट्यूब है, ये आउटर डायमीटर ऑफ द आउटर ट्यूब है। सही बताया ये आउटर डायमीटर ऑफ द इनर ट्यूब, सही है। उसी के लिए जो है ये जो कन्वेक्शन है ना, ये याद रखो, DI1 DI2 DO1 एंड DO2। सो वही मैंने वहाँ पे यूज़ किया है और उसी से फिर आप कंपैरिजन करते रहो कि हमने कौन सा लेना है। जो हमने इनसाइड ट्यूब के लिए कैलकुलेशन करनी ना, तो मैंने ये वाला डायमीटर यूज़ नहीं करना आउटर, मैंने इनर डायमीटर आता है इनर ट्यूब यूज़ करना है। वही उसी वहाँ पे जो भी डी आता है ना, वो हमने DI1 लेना है, DI1 लेना है। अच्छा, टेम्परेचर दिखाने के लिए यस। हमेशा प्रॉब्लम में क्या होता है, TCI नोन होता है, ठीक है? ये तो हर प्रॉब्लम में नोन होता है। अभी बस प्रॉब्लम में ये होता है ना कि TC0 और TH0 भी उसके साथ गिवन होता है, लेकिन एक गिवन है और बाज़ औक़ात तो चारों गिवन होते हैं। अभी मैं सारा केस एक्सप्लेन करूँगा। चारों गिवन है, नो प्रॉब्लम। 3 गिवन है, तो वो जो चौथा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 गिवन है, अभी मैंने क्या करना है? जब 2 गिवन है ना, लेट से मैं बता रहा हूँ कि हार्ट का मेरा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनलेट है, ठीक है? और कोल्ड का इनलेट जो है ना, वो लेट से मैं बता रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपने क्या करना है? अभी आपने जो है ना खुद से अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है कि ये जो H0 है ना, ये खुद से अज्यूम करो कि लेट से ये 60 तक डिक्रीज हो गया और ये इंक्रीज होगा, जाहिर बात है 100 से कम होगा। ये अज्यूम करो कि ये 40 तक या 50 तक ये चला गया। आपने अभी इस अज्यूम वैल्यू के ऊपर काम करना है। जैसे इंक्रीज हो सकता है ये हॉट का आउटलेट। हाँ, इससे हो सकता है आपके यानी लिए, फोर्टी लेकिन का- देखो या फोर्टी का- इसमें मैंने डिफरेंस क्या किया? 40। ये चूंकि फ्लूइड्स डिफरेंट है, लेट्स से अगर आयल है ना, आयल उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसके चेंज से इसका चेंज क्या होगा? कम होगा। इसीलिए फिर आपने इसमें जो है ना डिफरेंस रखना है, 30 रखना है। अगर इसकी हीट कैपेसिटी से ज्यादा है, फिर आपने जो है ना 40 से ज्यादा रखो। ये एक अगर दोनों सेम फ्लूइड है, दोनों 40 रखो, ये 160 और 10 50, सही है? उस बिना ये ओवरऑल जो है ना वो हमारे हिसाब से, लेकिन मैंने कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा कि जिसमें हमारे पास यू अननोन हो और सिर्फ 2 ही नोन हो। एक प्रॉब्लम मैं देखा था, लेकिन वो ये मसला नहीं था, वो कोई दूसरा मसला था। और उसमें ये मसले भी नहीं थे, वो ये डायरेक्टली नोन था और आपने एंटीव मेथड के जरिए एरिया हीट एक्सचेंजर निकालना था, तो उसमें सिर्फ ये 2 यूज होते हैं। ऐसा केस इंशाल्लाह नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अगर आ गया तो मैंने आपको मेथड बता दिया, ठीक है? आप अभी आएगा ना, इसीलिए देखो रिनाल्ड नंबर जब लेस देन 23 होता है, आपने लिमिनार लेना है। जब 2300 से लेकर 3000 तक होता है ना, वो हमारे पास ट्रांजिशन फ्लो होता है, लिमिनार में वो कन्वर्ट हो रहा है। और जब 10,000 से ऊपर हो तभी हमारे पास परमानेंट होता है, लेकिन उस ट्रांजिशन के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है। इसलिए मैं सर के पास गया था, मैंने कहा सर अगर 2300 से ऊपर हो, लेट से मैंने कहा 2500, फिर उसने कहा कि 2300 से ऊपर हो आप लिमिनार ले लो। आप ये इस इक्वेशन की वो जो कंडीशन है ना, 3 कंडीशन है कि अपन नंबर इससे ऊपर होगा, L/D इससे ऊपर होगा, वो इग्नोर करो, उससे कम हो तब भी ये खत्म। मैंने सिर्फ आपके आसान ये कर दिया कि नंबर इससे ऊपर हो और डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ, खत्म, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है? ये याद रखो, ठीक है? ये तो मैंने एचआर डिड्यूस के लिए मैंने साफ कर दिया, ये इक्वेशन है। लेकिन अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसके लिए जब मैंने वो निकालना है ना, अगेन ये इक्वेशन होगा, ये मेथड होगा, इसके लिए मैंने फिर डीएच लगाना है ना। हां यस, लेंगे डीएच लगाएंगे किसका टर्बुलेंट ये डीएच मैं कह रहा हूं कि एनुलस हो, ये तो इनसाइड ड्यूब के लिए तो ठीक है, इनसाइड इसके लिए भी डीएच इसके लिए इनसाइड ड्यूब है ना, लेकिन जब एनुलस हो तो फिर डी के बजाय मैंने क्या लिखना है? तो ये गलत है, ठीक है? ये याद रखो कि ये गलती मैं भी कर रहा था कि आपने डायरेक्ट इस डी को हटा के डीएच नहीं लिखना है,
क्योंकि असल जो रिनाल्ड का वो होता है ना वो ये क्वेश्चन होता है। अब इनसाइड ट्यूब के लिए जब मैंने उसको सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन आ गया। इनवर्स के लिए मैं अगेन सॉल्व करूंगा। आप कहोगे कि क्या मतलब है? मतलब ये कि m तो ये क्वेश्चन है ना, अब इनसाइड ट्यूब के लिए एरिया का अपना फार्मूला है, जो इनवर्स के लिए एरिया का फार्मूला है वो अलग है। तो इसलिए उसको जब मैं अलग तरीके से सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन इससे डिफरेंट आएगा उसका। सो आपने यहां पे जल्दी लिखना है, हाइड्रोलिक डायमीटर लिख दिया और खत्म कर दिया काम को। सो ये सिर्फ याद रखो कि इनसाइड ट्यूब के लिए चाहे टर्बुलेंट फ्लो हो चाहे लिमिनार फ्लो हो, लेकिन इनसाइड ट्यूब के लिए रिनाल्ड नंबर का ये फार्मूला है, ठीक है। अभी मैं आता है इसमें। सो अगेन सिमिलर टू केस 1 के और ये क्वेश्चन में क्यों होगा कि लेमिनार फ्लो इनसाइड है या वो सारा ना आपने क्या करना है, जब टू अननोन्स आते हैं HI H नॉट HI क्या होता है इनसाइड ट्यूब में, आपको पता चल गया है इनसाइड ट्यूब के लिए करना है। सो आपने फिर जो है ना सिर्फ रिनाल्ड नंबर कैलकुलेट करके इसी फार्मूला के जरिए उसको जस्ट कंपेयर करना है कि कैसे उसके ऊपर एक कमी ऊपर ये लगाओ नीचे ये लगाओ, तो इससे आपके पास HI आ जाएगा। अभी H नॉट के लिए आपने फिर इनवर्स को कंसीडर करना है, लेकिन फिर उसमें भी देखना है कि टर्बुलेंट है कि लेमिनार। ये नॉट नंबर फाइंड करके देखने कंपेयर कर रहे हैं। टर्बुलेंट ये टर्बुलेंट है तो ये केस बन गया, ये एनयूए फैक्टर ये और अगर उससे नीचे हो लेमिनार है तो ये। तो ये तो मैं लिख रहा हूं बेसिकली केस 1 रिनाल्ड नंबर is 4 mass flow rate by inner diameter of the inner tube into viscosity mu। इससे तो आ जाएगा। अभी हमारे पास if रिनाल्ड नंबर is less than the initial flow is लेमिनार, ये तो याद रखो तो पिछले केस में भी इसमें हो गया था। लेकिन इसके बाद एक्सप्लेनेशन हुआ है कि मैंने नसर नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने फिर मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखना है ना, इसमें से मैंने डी कौन सा लगाना है और वो जो भी। सो देखो यहाँ तक तो आ गया। अभी ये याद रखो कि आपने नसर नंबर लेना है 4.56 और नसर नंबर यह लेना है किस केस में ये वैल्यू लोग ये कांस्टेंट है, इस तरह का नहीं है कि जो भी वैल्यू बनाएगा या ये लोग या ये लोग। ये तब लोग है ना जब आपके पास जो हीट फ्लक्स है ना वो कांस्टेंट हो। अभी मैं समझाऊंगा क्या है इस वैल्यू लेंगे। ये तब लेना है कि जब आपके पास जो टेंपरेचर होता है ना सरफेस का वो कांस्टेंट। क्या मतलब ये आपका ट्यूब है, ये वाला ये इनसाइड डायमीटर है। सो अगर ये सरफेस इस तरह ये पाइप इस तरह एक्सटेंडेड है ना, तो अगर ये सरफेस थ्रू आउट कांस्टेंट टेंपरेचर पे हो, आपने क्या वैल्यू लेना है 3.66। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जाहिर बात है कि कोई फ्लूइड जब फ्लो करता है तो जो इनलेट होगा ना वो कोल्ड होगा और जो आउटलेट होगा वो हॉट होगा। ये कंडीशन तो गलत है। लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है कि जब आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पावर देना हो, मतलब स्टार्ट पे पावर जो है ना वो दे दो ताकि वो इन तक गर्म हो जाए, फिर ऐसा ऐसा पावर कम दे रहा हो। सो आपने जिन एक्सटर्नल पावर जब सप्लाई करना होता है ना तो उस और आपने इसीलिए अप्लाई करना होता है कि आपका टीएस कांस्टेंट है, तो आपने ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी केस हमारे पास नहीं होगा क्या, तो आप याद रखो कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि द इनसाइड सरफेस इज कीप्ट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, सो फिर आप जब इस स्टेप में आ जाओगे ना तो आप पूछोगे गिवन है कि ये टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो आपने ये वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी गिवन ना हो सो आपने फिर डायरेक्टली ये वैल्यू लेना है। हीट फ्लक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टेंपरेचर जो डिफरेंस है ना वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है। सो जब डिफरेंट है तो हीट फ्लक्स भी डिफरेंट है। लेकिन हमने जो लाइन टेंपरेचर निकाला था उसमें हमने क्या किया था, ये देखो ये इस तरह था ना, उसमें हमने देखा था कि ये जो टेंपरेचर डिफरेंस है ना ये थ्रू आउट डिवाइड ये कांस्टेंट रहता है। सो जब थ्रू आउट डिवाइड टेंपरेचर वो जो कांस्टेंट रहता है ना तो उसमें फिर हीट फ्लक्स भी कांस्टेंट है। सो मैं शॉर्ट में बताता हूं आफ्टर मच एक्सप्लेनेशन कि आपने जो वैल्यू लिखी है ना वो ये है। लेकिन जब क्वेश्चन में गिवन हो कि आपका जो सरफेस इनर सरफेस वो कांस्टेंट टेंपरेचर पे है तो फिर आपने ये वैल्यू लेना है। तो खत्म। या फिर आपके पास जो है नसल नंबर आ गया, इसमें ये प्रिंटर नंबर की भी जरूरत नहीं है। आपने फिर डायरेक्टली ये फार्मूला लगाना है नसल नंबर इक्वल टू HI/BI1 डिवाइड बाय KF। अगेन ये जो KF ये एवरेज टेंपरेचर पे टेबल से देख लो, ये गिवन होगा, ये आपके पास अननोन है तो ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख देता हूं सही है। और ये m टेबल से देखेंगे ना कम है कौन सा है m तो क्वेश्चन में यूं नहीं होता कि इनसाइड जो फ्लूइड है हॉट है कोल्ड है उसका फ्लो रेट क्या है, ये फ्लो रेट है, ठीक है। वहां फ्लो रेट यहां से HI आ जाएगा, यहां से भी HI आ जाएगा। सो ट्यूब वाला किस्सा दोनों केस के लिए खत्म हो गया। अभी आपने क्या क्वेश्चन बात होगा कि हीट एक्सचेंजर में एक ही ट्यूब होता है। सो
उसका जो मास फ्लो रेट होता है ना वो एग्जैक्टली ये मास फ्लो रेट है। लेकिन बात होता है ना कि आपके पास जो हीट एक्सचेंजर में ना एन होते हैं और उन सारों का जो मास फ्लो रेट है ना वो गिवन होता है। सो ये जो मास फ्लो रेट है ना ये वन ट्यूब के लिए, क्योंकि ये याद रख सकते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो वन ट्यूब के लिए होता है ना वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है ना थ्रू आउट हीट एक्सचेंजर के लिए भी होता है। तो अब देखिए जो सारा वाला मास फ्लो रेट ये नहीं गिना है, बल्कि इस मास फ्लो रेट को n से डिवाइड करके नंबर ऑफ ट्यूब के लिए आपके साथ एक ट्यूब के लिए मास फ्लो रेट आ जाएगा और ये m जो है आपकी ये वाला। तो ये जो m के लिए कंडीशन है याद रखो, ठीक है, कि जब नंबर ऑफ ट्यूब्स 1 हो मतलब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, आपने डायरेक्ट वो जो गिवन है वो लेना है। लेकिन जब n नंबर ऑफ ट्यूब्स हो तो आपने जो मास फ्लो रेट गिवन है उसको n पे डिवाइड करना है और ये वो वाला m है, ठीक है। इसलिए इंसुलेट भी करो तब भी नहीं होता। देखो ये n सेंटीग्रेड ना फ्लो आ रहा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है, तो जाहिर बात है वो अपने वाल के साथ हीट एक्सचेंज करेगा तो उसका तकरीबन 20 डिग्री होगा। फिर जब जाएगा वो गर्म होगा इस तरह सरफेस भी गर्म होता जाएगा, एक निकलेगा सबसे गर्म होगा शुरू वाला सरफेस भी सबसे गर्म होगा। सो कोल्ड से लेके हॉट उसका टेंपरेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। सो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन में भी हो उसका मतलब कि उसने स्पेशल कुछ एक्सटर्नल अरेंजमेंट की हो उसको कांस्टेंट बनाया है, ठीक है, या वो जो मटेरियल है वो उसने ऐसा यूज किया है जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइटली लार्ज हो, आइडियल मटेरियल हो, सो उसमें भी आपका टेंपरेचर वेरिएशन बहुत किया जाता है। अच्छा, ये जो तीसरा आता है turbulent flow and एनुलस याद रखो, ठीक है। एनुलस कौन सा रीजन है यहाँ पे फोकस करो। एनुलस कौन सा रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर किसी ने ये पोर्शन इंक्लूड कर दिया तो मुझे लगता है किसी ने ये इंक्लूड कर दिया तो मुझे लगता है। अब याद रखो, ठीक है, कि इसके लिए ना जिस तरह यहाँ पे था मैंने रिनाल्ड नंबर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ना यार किसको बता रहा हूँ, ये मैं इस तरह ही रहेगा। हम फिर इनमें एक पिक्चर ले लेंगे ना सब किस्सा खत्म हो जाएगा, मैंने इसको यूज करना है और इस बोर्ड पे और हो जाएगा सारा लेक्चर। तो रिनाल्ड नंबर मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये तो जनरल इक्वेशन है जो कि यूनिवर्सल ट्रू है। फिर स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट के लिए मैंने उसको सिंपलीफाई कर दिया, फिर उसके लिए जो है ना मैंने रिनाल्ड नंबर कैलकुलेट कर दिया, उसके लिए मैंने नसल नंबर कैलकुलेट कर दिया, उसके लिए इक्वेशंस कर मैंने इसका अगेन सिमिलर प्रोसीजर हुआ गया कि हमने रिनाल्ड नंबर कैलकुलेट करना है, अपनी जो इनवर्स के लिए हम उसको सिंपलीफाई करना है, ये हमने क्यूब के लिए सिंपलीफाई किया था, अभी इनवर्स के लिए सिंपलीफाई करना है। इसी तरह हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर हमने जो है इसको कंपेयर करना है, फिर हमने जो है इसके लिए नसल नंबर का कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्योंकि इसलिए देखो डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट है, वो उसके लिए भी कुछ होगा वो मैं बता दूंगा, ये कर लेंगे। फिर मैं यही फार्मूला यूज करेंगे और इसमें जो डी है ना उसको मैं कहूँगा कि कौन सा डी होगा और फिर उससे एक शॉर्ट आ जाएगा और इसी तरह से जो है ना वो फिर लेमिनार के लिए एनुलस में रिनाल्ड नंबर का वही फार्मूला होगा जो मैं उसके लिए कैलकुलेट करूँगा जिस तरह यहाँ पे था, और ये नसल नंबर किस तरह लेंगे वो मैं बताऊँगा और ये क्वेश्चन यूज करके एच निकालूंगा, तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर एक प्रॉब्लम मैंने करना है, लेकिन अभी मैंने जल्दी जल्दी करना है कि ये हमारे पास जो रिनाल्ड नंबर का फार्मूला है ना ये याद रखो, ठीक है, ये है डी और पी और डिवाइडेड बाय ये। अभी याद रखो, ठीक है, कि ये डायमीटर मैंने कौन सा डायमीटर लेना है, di2 इससे अंदर वाला माइनस कर दीजिए, ये जो इसकी थिकनेस है ये वाला थिकनेस माइनस, ये थिकनेस माइनस मतलब इस डायमीटर से ये वाला थिकनेस माइनस करो। हाँ, इसमें di2 माइनस di2 से di ये di2 माइनस d0 di2 माइनस d0 सब वाले बात बता दिया, मैं बता d01 d01 बाख लो। यस, अभी कंपेयर का बोल रहा हूं। आपने जो n प्लस लेना है ना, आपने n प्लस वाला भी डायमीटर लेना है, n प्लस ये है ना जैसे ये n प्लस है, आपने ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर क्या है d01 ये डायमीटर क्या है di2 तो इसका जो डायमीटर है वो n प्लस का, n उसको इस रीजन में है ना वो बन जाएगा di1 माइनस di2 और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर। हां, आपने यहाँ पे हाइड्रोलिक डायमीटर लेना है, याद रखो जब भी एक रास्ता जाए ना तो ये जो असल फार्मूला है इसमें आपने हाइड्रोलिक डायमीटर लेना है, लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती कर लेते हैं और जो नहीं आए और जो वीडियो नहीं देखते वो भी ये गलती करेंगे कि ये जो डी होता है ना वो रिनाल्ड नंबर ये लगा देते और डी को डी
एक्सक्लूड कर देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि मैं डिनर करके आपको फिर बता देता हूँ क्या है। अभी ये जो पार्टिकुलर ये जो स्फेरिकल ज्योमेट्री है ना उसके लिए सिर्फ ये केस है, ठीक है, वरना डीएच का अपना फार्मूला होता है, इस तरह जो है ना पैरामीटर होता है और ए होता है, इस तरह कुछ फार्मूला होता है। पी क्या होता है, पैरामीटर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, देखो 5/4 d नॉट 1 होल स्क्वायर माइनस di2 होल स्क्वायर। पैरामीटर क्या है, ये जो पैरामीटर है ये देखो इसका 5 d नॉट 1 है और इसका 5 di2 है, तो मतलब 5 d नॉट 1 प्लस 5 di2 उसको फिर यहाँ पे शिफ्ट करके आपके पास इक्वेशन नहीं आ जाएगा। लेट मी डू इट, देखो 5/4 ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा di1 नॉट 1 माइनस di2 होल स्क्वायर किया जाएगा और डिवाइड बाय पैरामीटर क्या है 5 d नॉट 1 प्लस di2 5 को कॉमन ले लिया। इसकी समझ आ रही है। अब ये देखो 4 कट गया, 5 कट गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पावर a प्लस b से कट जाएगा, तो a माइनस b यहाँ पर रह जाएगा, तो ये इसमें फॉर्मूला। तो आपने जस्ट अब रिमेंबर बस ध्यान करके माइनस ऑफ डायरेक्ट करते ही करके खत्म। अब ये भी हो गया इस चीज के लिए। आगे इसको मैं 2 लिखता हूं और रो a v वो इक्वल होता है किस चीज की, मास और रेट। अब ये देखो मैंने ये वाला जो चीज है ना v से इससे निकालना है, चलो v इक्वल टू डॉट डिवाइड बाय रो a, सही है। अब a का ये अपना फार्मूला है, अब a मैंने इनवर्स का एरिया लिया है, तो इनवर्स एरिया क्या होता है 5/4 तो 4 ऊपर गया और d नॉट 1 होल स्क्वायर माइनस di2 होल स्क्वायर, इनर लाइन का ऑपरेटर माइनस आउटर लाइन का दी, ओके ये क्या ये तो नहीं। अब इसमें पुट कर दो, सो पुट इन इनटू देख देते वो फार्मूला आता है कि नहीं आता ये वाला, सही है। सो देखो नॉट नंबर इज इक्वल टू रो और डी एस तो वैसे भी आपको पता है ये वाला, ठीक है, और v v के वजह से ये लिखना है 4 डॉट डिवाइड बाय रो 5 और इसके वजह से प्लस 2 के माइनस 2 लिखता हूं, ठीक है, di1 प्लस di2 di1 माइनस di2, सही है। और फिर ये ऑर्डिनेशन है ये आ जाएगा, ये देखो ये इसके साथ कट गया, पाई तो नहीं कटता, पाई नहीं कटता, नहीं कटता, सही है। पाई ये नीचे साथ कट जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट नंबर था वो रेक्टेंगल ये होता है 4 डॉट डिवाइड बाय 5 म्यू और b नॉट 1 प्लस b नॉट 2 इसके साथ मेरा कंपेयर 4 m नॉट डिवाइड बाय 5 है, तो ये तो सेम है, लेकिन di1 के बजाय वहां पे d नॉट 1 प्लस di2 है। अब जब आपने हाइड्रोलिक डायमीटर ले लिया ना उसका इक्वेशन होता है d नॉट 1 प्लस di2 और यहां पे अगर आपने हाइड्रोलिक डायमीटर पुट कर लिया तो आप ये पुट करोगे और असल में ये निकलेगा, तो आपका पहला ये रिनॉल्ड नंबर गलत आ जाएगा, रिनॉल्ड नंबर गलत तो आपका डिसीजन है एग्जाम कंपोनेंट का वो गलत आ जाएगा, वो डिसीजन आपने गलत लिया, आप दूसरे केस में शिफ्ट होगे उसमें शिफ्ट होगे तो आपका h गलत है, ठीक है। सो ये याद रखना है कि जो di1 माइनस di2 जब लोग लेते हैं ना तो ये नहीं लेना, आपने उसमें प्लस लगाना है, ठीक है। सो ये तो बस लोग ये डिफरेंट करते हैं कि गलती किया तो ds लगा लेते हैं, वापस उसमें ds नहीं लगता है, कुछ और लगाया। तो असल में जो फॉर्मूला है वो ये होता है, दूसरा तो हम पार्टिकुलर केस के लिए सॉल्व करते हैं। अभी अगेन जब रिनॉल्ड नंबर अगर ये ट्यूब का इनर डायमीटर जो है वो बहुत कम हो तब भी ये करेंगे, जो भी हो 3 केस हो फिर तो बड़ा ही डायमीटर आई लेंगे। आउटर डायमीटर आप देखिए इनर डायमीटर आप देखिए आउटर, सो अगर आउटर डायमीटर में आपके पास सिर्फ एक डायमीटर ये गिवन हो, दूसरा गिवन ही ना हो, सो ये जो है ना ये असल में इनर डायमीटर आप आउटर क्यों देना, क्योंकि आउटर वाला गिवन नहीं है, सो मुझे आउटर से क्या लेना है, मुझे तो इनर का काम है। सो ये आपका जो वन है ना वो इनर बन जाता है। इसी तरह अगर आपके पास ये भी 3 गिवन हो, सो ये जो डायमीटर ये अभी जो है ना इनसाइड डायमीटर आप इनर क्यूब भी और आउटसाइड डायमीटर आप इनर क्यूब भी, वो दोनों है। सो यहाँ पे जो भी हो ना आपके पास ये आसान काम है। सो मैंने जो कॉम्प्लेक्स केस है वो ये है। अब इससे तो आसान बात है कि थिकनेस 3 हो, सो आपने di1 इज इक्वल टू di2 लगाना है, और ये तो ऑलरेडी अगर इसमें सिर्फ d1 और d0 जिसको कहा है, सो ये जो d0 की वो d0 इनर है आउटर तो गिवन ही नहीं है, तो आपका यहाँ ये कभी भी यूज भी नहीं होता ये जो आउटर वाला है, और जो प्रॉब्लम के साथ करने वाला उसमें ये गिवन है, सो उसका कोई फायदा नहीं है गिवन होने का, वो सबसे कंफ्यूज करा रहा है ये बंदा आप ये रीजन ले लेगा, सो अब उसका आंसर गलत हो जाएगा और
का क्वेश्चन क्रॉस कर रहा है। सो इसीलिए ना हमने सिर्फ ये लेना है और मैंने इसको इसलिए स्टार्ट में कर लिया कि क्यों हमने रीजन लेना है, क्योंकि हीट ट्रांसफर यहाँ पे होता है। अच्छा फ्लो आपके पास ये टर्बुलेंट, अब ये अगर टर्बुलेंट है तो इसका आंसर नंबर आप मैंने किस फार्मूला से अप्लाई करना है, एग्जैक्टली द सेम एज द केस ओवर हियर द टर्बुलेंट फ्लो इनसाइड द ट्यूब। आपने वही वाला फार्मूला यूज करना है और उसी तरह ही कैलकुलेट करना है। इसका केस पे सो बहुत आसान है, इसकी आप याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना एंड अगेन 0.4 फॉर हीटिंग, 0.34 हीटिंग का मतलब क्या है कि कोल्ड फ्लूइड है, इनलेस में क्या है कोल्ड फ्लूइड है, और 0.3 फॉर कूलिंग, इसका मतलब कि इनलेस में आपका हॉट फ्लूइड। ये इनवर्स रिलेशन है, याद रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ से ऑपरेटर नंबर अगेन टेबल, वही टेबल मैंने बताया, रेनॉल्ड्स नंबर वही, ये टेबल वही टेबल, ओके। अभी मैं नसर नंबर भी हमारे पास आ गया, जब नसर नंबर आ गया वही चीज है, देखो नसर नंबर इज इक्वल टू h नॉट d इनर डायमीटर ऑफ द ऑप्टिकल प्लेन है या आउटर डायमीटर ऑफ द ऑप्टिकल प्लेन है in the perimeter of the D01 ये मैंने आपसे हाइड्रोलिक डायमीटर लेना है, इनर नहीं लेना है, ना ऊपर लेना है, ये आपने हाइड्रोलिक डायमीटर लेना है, ये याद रखो, ठीक है। ये बेटा क्योंकि मेरे सर से पूछ रहा था मैंने क्या अमेरिका ये क्या लेना है, तो उसने भी कुछ बता दिया, लेकिन उसने कहा कि आपने इनर डायमीटर लेना है ना, क्योंकि ये देखो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, तो ये जो है ना ये आप वो कह रहे हैं ये लेना है, ये डीवीडी, फिर वो सर आ गया वो पिछले क्लास में और फिर उसने बता भी दिया, सही है कि ये लेना वो मतलब वो जो ऐसे लोग एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि जब भी आप में हाइड्रोलिक डायमीटर है उसने कहा ये है, तो ये हाइड्रोलिक डायमीटर है। एनीवेज ये जो इन वाला डायमीटर होता है चाहे टर्बुलेंट केस के लिए हो चाहे लेमिनार केस के लिए हो, आप ये डायमीटर हाइड्रोलिक डायमीटर लें, ओके। तो ये केस भी खत्म, या फिर आपके पास क्या है लेमिनार फ्लो, इसे क्वालिटी पिक्चर से लेना है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, अगेन सिमिलर टू केस 3, क्योंकि ये तो हमने इनलेस के साथ किया था, ये भी इनलेस है कि नॉट नंबर इज इक्वल टू फ्लो डॉट डिवाइड बाय 5 म्यू डी आई प्लस डी नॉट या डी नॉट प्लस के हो गया, ये नॉट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास अगर ये कंडीशन है इस पर ये नॉट नंबर इज लेस देन 9, तो देन फ्लो इज लेमिनार। अच्छा आपके पास फ्लो लेमिनार है, आप क्या करोगे नसर नंबर किस तरह कैलकुलेट करोगे, अभी मैं बता रहा हूँ, ये गौर से सुनो, क्योंकि अभी तक हमने दो अप्रोचेस पढ़े हैं, या तो ये वाला अप्रोच या तो ये जो दो भी है तो ये ले लो, इसमें भी वही इसलिए पहले वाले अप्रोच है, लेकिन इसके लिए मेरा हिसाब से अलग अप्रोच है। सो इसके लिए जो तीन अप्रोच है याद रखना नसर नंबर के मुख्तलिफ केसेस के लिए, टर्बुलेंट के लिए दोनों का सेम फार्मूला है, लेमिनार के लिए ना आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, लेकिन पहले वाले जो कांस्टेंट वैल्यू है इनसाइड द ट्यूब के वो तो दो वैल्यूज उससे ले लो, यहाँ पे है ना यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू लेकिन वो कहाँ से लेना है, तो ये याद रखो नसर नंबर टेबल बुक खोल के ऐड चैप्टर कोड ऐड, अभी इसके लिए जो एन पैरामीटर्स 8.2 नजदीक करो, नजदीक, यस बस। अच्छा ये है, ठीक है। इसके लिए आई बाय डी नॉट की एक वैल्यू है, यहाँ पे देखो सारे डी आई बाय डी नॉट की एक वैल्यू है, उसको देख के आपने मैंने उसके लिए नसर नंबर लिखा, उसके लिए भी दो कॉलम थे, एक कॉलम ये है एन यू आई, एक कॉलम ये है यू नॉट, इसमें से कौन सा लिखना लेना है, तो ये याद रखो ये जो वो है एनुलस है, उस एनुलस का इनर रीजन कौन सा वाला है, ये वाला, तो यहाँ पे जो नसर नंबर होगा ना वो नसर नंबर इनसाइड होगा, और ये जो एनुलस है इसका जो आउटर रीजन है वो ये वाला है ना, तो यहाँ पे जो नसर नंबर होगा वो नसर नंबर ना होगा, लेकिन हम इसके लिए मैटर्स होते हैं नहीं होते, इसलिए हमने जो h को फाइंड करना है उसके लिए नसर नंबर ये वाला लेना है और उसी को इनटू आई कहते हैं। सो ये याद रखो कि टेबल से हमेशा जब आपने इनटू की वैल्यू लेनी हो उसको इनटू आई की वैल्यू ले लो, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है खास। अच्छा दूसरी बात यह जो आई बाय नॉट है ना ये भी कंफर्म करो, अब आप कहोगे कि आई तो दो है, ये भी है I1 I2 ना, तो दो I1 I2, अभी मैंने क्या लेना है,
तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या कह रहा है कि ये जो di1 हो गया di2 होगा, इन दोनों में से di2 होगा। गुड, di2 क्यों होगा? क्योंकि a प्लस तो di2 से स्टार्ट होता है और ये जो d0 होगा वो d0 होगा, d0 होगा 1 होगा। क्यों? a प्लस तो d0 1 पे होता है। सो ये देखो di2 और d0 1। सो ये जस्ट मैंने आपको अभी आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली है, उसमें है ही नहीं, ग्राफ में है ही नहीं, तो फिर वो दो वैल्यूज के दरमियान होगी। सो आपने उसी दो वैल्यू के दरमियान इंटरपोलेशन करनी है, क्योंकि ये नसल नंबर आपके पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी, सो आपने इंटरपोलेशन करके फिर वो वाली वैल्यू निकालनी है, वो है आपकी n की वैल्यू होगी। डन? ये आपके पास n i होगा, ठीक है? ये जो नसल नंबर में होता है ना कैसे बोलते हैं, तो आपने i की वैल्यू लेनी है, ना जी क्यों लेनी है, फिजिकल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा इक्वल टू क्या है? It's not D okay. It's not D1। अब क्या क्या आगे कौन सा है? हाइड्रोजन के प्लस। तो यहाँ से आपका it's not R। तो ये आपका पूरा पहला एक क्वेश्चन हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और कैसे हो और कैसे नहीं होगा, ठीक है? इससे एक सही पिक्चर ले लो।